जी हाँ, G20 समिट के लिए मेजबानी के लिए G20 की भारत तैयार है और TV9 भारतवर्ष का हमारा स्टूडियो भी पूरी तरह से सज धज कर तैयार है। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। भारत के लिए ये ऐतिहासिक मौका है और हम सब इस पल के साक्षी बन रहे हैं। दुनिया पर राज करने वाले 20 मुल्क दिल्ली में महामंथन करेंगे। आने वाले दौर की दुनिया कैसी होगी, ये भारत की सरपरस्ती में तय होगा। प्रधानमंत्री मोदी मेजबान हैं और उनका विजन विश्व पटल पर छाएगा। हमने भी बेहद खास तैयारियां की हैं। आज आप ध्यान से देखिए, हमारे स्टूडियो में G20 मंडपम उभर कर सामने आ गया है। दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया, ब्राजील, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरब, तुर्की और रूस, इसके बाद चीन और फिर हमारा मुल्क जिस पर हम सब नाज करते हैं, भारत, जो G20 की कर रहा है अध्यक्षता। आज तमाम देशों के एक्सपर्ट्स हमारे साथ होंगे और मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी निशांत चतुर्वेदी भी। निशांत, इट डजंट गेट बिगर देन दिस। इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता है। हमने भी कोशिश की है इस G20 के मौके को उसी तरह स्केल अप करने की। यहां पर कंट्रीज हैं मेक्सिको, अर्जेंटीना, इटली, यूरोपियन यूनियन, जर्मनी, जापान, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, अमेरिका एंड भारत। ये बड़ी बात है, खासकर ये देखते हुए कि भारत ने इसको स्केल अप करके ये बताने की कोशिश की है, नॉट जस्ट वी हैव अराइव्ड बट ग्लोबल साउथ में हमारी पोजीशन को कोई इग्नोर नहीं कर सकता है। यानी कुल मिलाकर भारत के विकसित राष्ट्र बनने की राह में G20 एक अहम पड़ाव हो सकता है। हम बात कर रहे हैं मिशन 2047, जो कि एक विजन है। और आप सोच रहे होंगे कि दरअसल दिल्ली में हो रहे G20 समिट को से भारत को 5 बड़े फायदे क्या होंगे। आइए अब आपको बता दें। विश्व में लीडर की भूमिका नंबर 1, ये बहुत जरूरी है और जो हम अपना दिखा रहे हैं ताकत को। दूसरा, अर्थव्यवस्था को मजबूती। तीसरा, बढ़ेगी कूटनीतिक शक्ति। चौथा, पर्यटन को बढ़ावा। और पांचवा, मेक इन इंडिया को लाभ। ये वो चीजें हैं जो हमारे लिए सबसे ज्यादा मैटर करती है। लेकिन शुरुआत करने जा रहे हैं इस वक्त। मैं अगर यहां से शुरू करूं, मेरे साथ अशोक सज्जनार सर मौजूद है। सर, प्राइम मिनिस्टर का जो आर्टिकल है उसमें उन्होंने क्लियरली जो 3 बातें कही। पहला, जीडीपी सेंट्रिक व्यू से ह्यूमन सेंट्रिक व्यू। दूसरा, जो रेजिलियंस की ग्लोबल सप्लाई चेन में बात की। और तीसरा, उन्होंने कहा मल्टीलैटरलिज्म एंड ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस, उसमें रिफॉर्म। योर टेक। जी, मेरे ख्याल से जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है बिल्कुल ठीक है। और जैसा आपने शुरुआत में कहा निशांत, जो ऋषि सुनाक ने कहा है, राइट कंट्री एट द राइट टाइम। और जो उन्होंने 3 मंत्र दिए हैं, एक तो रिफॉर्म ऑफ मल्टीलैटरलिज्म, इफ आई स्टार्ट फ्रॉम द लास्ट वन, और उसमें हमने हमेशा ही यही कहा है, जो इंस्टीट्यूशंस 1945 में बनी थी वो आज के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व नहीं कर सकती। और हमने देखा है जब कोविड आया तो WHO कैसे फेल हो गया है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कैसे फेल हो रहा है, और जब तक UN सिक्योरिटी काउंसिल का रिफॉर्म नहीं होता है, तब तक जब हम बात करते हैं पीस एंड सिक्योरिटी इन द वर्ल्ड, तो उसको हम कायम नहीं कर पाएंगे। और उसके साथ साथ अगर हमें शांति समृद्धि चाहिए तो उसके साथ साथ हमें दुनिया की अर्थव्यवस्था को देखना होगा। और अर्थव्यवस्था में सप्लाई चेन है और जो प्रधानमंत्री ने कहा है, हमें मानव केंद्रित विस्तार की ज़रूरत है, ग्रोथ की ज़रूरत है। उसमें GDP, अगर ये बताया जाए इस देश का GDP बहुत अधिक है, परंतु हमने देखा है कोविड के बीच में बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्था है वो चरमरा गई, वो उसके साथ डील नहीं कर पाई। भारत ने जिस प्रकार से ये जो भी चुनौतियां थी उसको डील किया है, तो मेरे ख्याल से जो उन्होंने आगे रास्ता दिखाया है प्रधानमंत्री मोदी ने, बिल्कुल ठीक रास्ता है और उसी रास्ते पर दुनिया को चलना चाहिए। समीर, बड़ी बात जो है जो सर बता रहे हैं, उसी अखबार के एडिटोरियल में 2 दिन पहले यही भी लिखा था कि कई G20 देशों ने कह दिया है, अपने हाथ खड़े कर दिए कि हम इस तरीके से चीजों को स्केल अप कर ही नहीं सकते इन टर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग या कुछ भी जैसे भारत कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। और भारत आज पूरी दुनिया को यह बताने में सक्षम नजर आता है कि इस तरह के बड़े अंतर्राष्ट्रीय आयोजन के लिए बड़ा प्लेटफॉर्म कैसे डेवलप किया जा सकता है। लेकिन मैं इंडोनेशिया से शुरुआत करना चाहूंगा, क्योंकि इससे पहले G20 की अध्यक्षता इंडोनेशिया के पास थी, वहां से हमें मिली है। इसे आप कैसे देखते हैं संजय जी? देखिए, 2 बातें साफ साफ है। पहली बात कि ट्राइकॉम में जो पहले प्रेसिडेंसी थी इंडोनेशिया से, अब भारत को आई है। बिल्कुल। प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले 2022 में जो सम्मेलन हुआ था उसमें 2 बातें साफ साफ कही थी। पहली, वसुधैव कुटुंबकम की बात कही।
जो आज का G20 का सबसे बड़ा फोकस है, उसको आगे बढ़ा रहे हैं। दूसरा जो उनका कि ये जो समय है ये युद्ध का समय नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल शांति का समय है, प्रॉस्पेरिटी का, डेवलपमेंट का समय है। और जो आज उन्होंने लिखा है, उन्होंने साफ साफ कहा है कि हमारा जो डेवलपमेंटल अप्रोच है वो ह्यूमन सेंट्रिक होगा, मानव केंद्रित होगा। और भारत उसी दिशा में ग्लोबल साउथ की एक वॉइस बन रहा है कि जो ग्लोबल साउथ के इश्यूज हैं, जिसमें चाहे वो फूड सिक्योरिटी की बात की या आप एनवायरनमेंट की बात हो, फ्यूल की बात हो, जितने भी डेवलपमेंटल इश्यूज हैं, जो ग्लोबल साउथ का सबसे बड़ा जो एक डिस्पैरिटी क्रिएट किया गया है पिछले दशकों से, जो ग्लोबल नॉर्थ के द्वारा और जो बर्डन ग्लोबल साउथ ने जो झेला है, उसको मजबूत करने की बात है। और सबसे बड़ी जो बात, बिल्कुल सही बात है। एम्बेसडर त्रिपाठी, क्या हम दुनिया को एक मंत्र देते हुए भी आज की तारीख में नजर आते हैं क्या? देखिए, बिल्कुल जो हमने कहा वसुधैव कुटुंबकम, उसमें सभी कुछ आ जाता है। उसका सार ये है कि ये मेरा है, ये दूसरे का है, ये गणना जो है, ये मानसिकता जो है क्षुद्र मानसिकता वालों की होती है। जी जी जी। बड़ी मानसिकता वालों के लिए सारी वसुधा, सारी धरती एक कुटुंब है। हाँ। तो ये एक सबसे बड़ी, सबको समाहित करना, सबको इंक्लूड करना, ये इंक्लूसिव सोच जो है, ये देने की कोशिश की है मोदी जी ने। और इसके साथ ही साथ देखिए, जब G20 की अध्यक्षता आई तभी से हमने ग्लोबल साउथ के लिए प्रवक्ता का काम शुरू किया। हमने ये कभी नहीं कहा कि हम ग्लोबल साउथ के लीडर हैं। हाँ। हमने कहा हम उनकी आवाज हैं। वसुधैव कुटुंबकम का जो मंत्र है वो आज की तारीख में कैसे आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं? निशांत, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा काबिल फैक्टर सर। सवाल ये है, अब योगेश जी मेरे साथ हैं सर, सवाल खड़ा ये होता है, अमिताभ कांत जी ने बड़ा सिंपली कहा कि $5 ट्रिलियन की टूरिज्म की इंडस्ट्री है और हमारे पास सिर्फ 1.5% शेयर है। क्या इससे आज जब पूरी दुनिया में डिक्लाइन हो रहा है, क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा। देखिए, आज की जो टाइम्स में भारत ने जितनी उन्नति की है, वो उन्नति जो है तमाम क्षेत्र में नज़र आ रही है, चाहे इकोनॉमी है, चाहे वो इंडस्ट्री है, या वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, या एग्रीकल्चर है, या टूरिज़्म है, या इंडस्ट्री है, इन तमाम क्षेत्रों में। और गवर्नमेंट की जो नीति है वो ये है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास किए जाए, बाहर के लोगों को इंडिया में टूरिज़्म के लिए आमंत्रित किया जाए, चाहे वीज़ाज़, ईजी वीज़ाज़ देने की बात है या वीज़ा एबॉलिश करने की बात है। इसी तरह से होटल इंडस्ट्री जो है एक बहुत बड़े तरीके से डेवलप हो रही है और बाहर के लोगों को जो है हम और सुविधाएं देने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस सबसे ज़रूर एक काफ़ी बड़ा फ़र्क पड़ने वाला है जो बाहर के टूरिस्ट लोग यहाँ पे। परसेप्शन का चेंज होगा या रियल टर्म्स में कुछ बिजनेस ट्रांसलेट होगा? वेरी क्विक रिएक्शन सर। ये दोनों ही बातें, देखिए, परसेप्शन का भी चेंज हो रहा है। आज जो भारत की छवि है दुनिया में वो बहुत बदलती जा रही है। ठीक है, पॉइंट टेकन। दोनों का चेंज होगा, परसेप्शन एंड बिजनेस। समीर, बैक टू यू। बिल्कुल। और अमिताभ जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। अमिताभ जी, ये बताइए कि G20 से इस बार क्या उम्मीद है? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जब हम बयानों का जिक्र करते हैं और जिस अंदाज में, जिस बड़े प्लेटफॉर्म पर G20 का इस बार आयोजन किया जा रहा है, कुछ आगे बढ़ता हुआ आप देख रहे हैं क्या? कुछ खास होने वाला है क्या? देखिए, भारत का इस बार स्पष्ट संदेश है कि ये एलीट अफेयर नहीं है। जिस तरह भारत में भी हुआ, हमने देखा 200 मीटिंग्स हुई, हाँ। 60 जगहों पे हुई, हाँ। और भारत ने ये दिखा दिया कि ग्लोबल साउथ का जो वॉइस है वो अब आगे आने वाला है। जिस तरह अफ्रीकन यूनियन को बताया जा रहा है कि उसको मेंबर बनाया जाएगा और 55 राष्ट्र उसमें हैं, वो भी अगर इसके साथ इंक्लूड हो जाए तो भारत के लिए एक डिप्लोमेटिक कू होगा। साथ साथ मैं ये भी कह दूं कि भारत जिस स्टेज पर अब आ गया है, इससे अब पीछे जाने वाला नहीं है। किसी को आना है इस मंच पे, नहीं आना है, ये उनका प्रॉब्लम है, ये भारत का प्रॉब्लम नहीं है। भारत अब टेक ऑफ स्टेज में आ गया है और उस स्थिति में हमको इस G20 को मजबूत बनाना है। क्योंकि अभी हमने जितने भी मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस देखे हैं, खासकर यूनाइटेड नेशंस, वो पूरी तरह से इनफेक्टिव रहा है। खासकर रूस को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, रूस के मामले में, रूस यूक्रेन के मामले में मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन पूरी तरह फेल कर गए। ऐसे में ये छोटे छोटे इंस्टीट्यूशंस को लोग देख रहे हैं कि वो जो कॉन्फ्लिक्ट है दुनिया में, या जो भूखमरी के कगार पर कई राष्ट्र आ गए हैं इस कॉन्फ्लिक्ट से, उनसे कैसे दूर किया जाए। तो भारत उस संदेश को आगे बढ़ाएगा और मुझे लगता है ये मीटिंग जो G20 की दिल्ली में हो रही है वो एक मील का पत्थर होगी। बिल्कुल, दिल्ली दरबार जो सजने वाला है निशांत, वो मील का पत्थर साबित होने वाला है। मील का पत्थर। और एक बड़ी बात यह है कि किस तरीके से इसको ऑर्गेनाइज किया गया और इस इवेंट को, जो कि एक इंडोनेशिया में इससे पहले हुआ था, दिसंबर 2022 में हमारे पास इसकी प्रेसिडेंसी आई है,
और कैसे इसको हमने स्केल अप करके किस लेवल पर ले आए, ये अपने आप में एक बहुत अलग एक्सपोजर है, एक बहुत अलग एक्सपीरियंस है। आइए अब आपको कुछ ग्राफिक्स दिखाते हैं। G20 समिट की अगर बात करें तो जिनपिंग क्यों नहीं आए, सवाल खड़ा ये होता है। भारत का वैश्विक दबदबा मंजूर नहीं, आर्थिक संकट से जूझ रहा है चीन, ये चीज सामने आ रही है। सीमा विवाद पर भारत का कड़ा रुख, पश्चिमी देशों के साथ भी बिगड़े संबंध। ब्रिक्स सम्मेलन में स्टाफ को रोका गया, बल्कि ब्रिक्स की बिजनेस समिट से बकायदा उन्होंने बॉयकॉट लगभग कर लिया था, वो खुद गए नहीं उसके बिजनेस फोरम में बोलने के लिए। समीर, चाइना के तरफ से आपके साथ बैठे हुए हमारे सर, हमारे साथ यहाँ पर एक्सपर्ट इस वक्त मौजूद हैं। ये जो चीन का रुख है भारत के बढ़ते दबदबे से, क्या चीन डरा हुआ है? यही वजह है कि सामना करने के लिए जिनपिंग तैयार नहीं आते नजर। प्रतिनिधित्व तो हो रहा है, रिप्रेजेंटेशन तो हो रहा है प्रधानमंत्री के जरिए, लेकिन शी जिनपिंग का ना आना ये अपने आप में कई सवाल खड़े करता है कैसे? हाँ, ज़रूर सवाल खड़े करता है, लेकिन मैं इसको 3 स्तर पे देखूंगा। कैसे? पहले तो जैसे देखा कि जो चीन की जो आंतरिक आर्थिक और राजनीतिक स्थिति है जी, वो बहुत ही अभी संवेदनशील है, और अभी उनकी जो पैदा में कम्युनिस्ट पार्टी के वृद्ध लोग थे, उन्होंने भी इनको फटकार लगाई है किस तरह से आप चीन की आर्थिक स्थिति को हैंडल कर रहे हैं, और जिस तरह से जो कह सकते हैं उनके जो एक तो निवेश हो गया, और फिर जो सर कहा यह भी जा रहा है कि चीन जो है खास तौर पर बड़ा डरा हुआ है इस बात को लेकर कि G20 समिट के बाद जो जॉइंट डिक्लेरेशन सामने आएगा उसमें कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, उसके लिए। नहीं, उसमें भी मैं आ रहा हूँ, मुझे बोलने दीजिए। तो पहला स्तर जो शॉर्ट में बोलता हूँ। दूसरा जो भारत और चीन के जो संबंध है, जिस तरह से ब्रिक्स में प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग की मीटिंग हुई, ऐसा लग रहा था कि हो सकता है थोड़ी समझ बन जाए, लेकिन जिस तरह से जो हमारी स्टेटमेंट्स आई दोनों देशों से बिल्कुल अलग अलग थी, तो ये लग रहा था कि नहीं आ पाएंगे। ठीक है। तो तीसरी बात जो आप इशारा कर रहे हैं वो ये है कि जिस तरह से हमने जो वसुधैव कुटुंबकम की बात की है, और जिस तरह से मानव केंद्रित सोच की बात करी है, सारे ग्लोबल साउथ को साथ लेने की बात की है, तो चीन को ये खटक रहा है, क्योंकि जो जिस तरह से उसके अपने विचार हैं, खास करके जो बिल्डिंग कम्युनिटी ऑफ शेयर्ड फ्यूचर है, जो साझा कह सकते हैं कि जो मानव कल्याण के लिए उनकी एक सोच है, बेल्ट एंड रोड उसमें है, और फिर जो मानव केंद्रित सोच है, उम्मीद की जा सकती है कि चीन के लिए भी एक सख्त मैसेज होगा। क्विक सवाल खड़ा ये होता है, इंडोनेशिया में 2 साल के अंतराल के बाद लास्ट ईयर प्रधानमंत्री और शी जिनपिंग की मुलाकात हुई, ब्रिक्स में भी बात हुई, जो आइस है वो मेल्ट नहीं कर रही है, बर्फ अभी भी जमी हुई है। क्या ये वजह है कि शी जिनपिंग नहीं आए, या उनके डोमेस्टिक कंसर्न्स हैं? 2 बड़ी वजह मुझे लगती है। एक तो वो पुतिन को ये दिखाना चाहते हैं कि अगर आप नहीं आए तो हम भी नहीं आए हैं, और उसी स्तर पर वो स्केल डाउन कर रहे हैं इसको। लेकिन जब पुतिन साथ नहीं खड़े होंगे तो शी जिनपिंग का भारत में बाइडन के सामने खड़े होना बहुत ऑकवर्ड होगा, इसलिए वो नहीं आ पा रहे हैं। दूसरी बात ये कि वो लगातार, भारत ने साफ स्पष्ट कर दिया था, मोदी जी ने बोल दिया था उनको जोहान्सबर्ग में कि LAC पर अगर आपकी पोजीशन ठीक नहीं करते, आप उसको स्टेटस को बहाल नहीं करते पुराने वाला, तो संबंध सामान्य नहीं हो सकते। क्या इंडिया एज एन ऑल्टरनेट टू चाइना अपने आप को इस G20 से उसने आपको प्रोजेक्ट कर दिया? नहीं, बिल्कुल। देखिए, अब भारत अपना जो मॉडल है उसको वो प्रेजेंट कर रहा है। जैसे हम कह रहे हैं 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर, जो भारत का मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है, क्योंकि पहले एक था अमेरिका का जो कि कैपिटलिस्ट मॉडल, राइट। दूसरा अब चाइना ने अपना प्रपोज करना शुरू कर दिया जो सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी, कम्युनिस्ट रूल से। अब भारत ने अपना एक नया मॉडल दिया है ऑफ डेवलपमेंट। न्यू नैरेटिव ऑफ डेवलपमेंट, अमेरिका फेल, चाइना फेलिंग एंड इंडिया इमर्जिंग। समीर, बिल्कुल, लेकिन चीन के इस रुख पर भारत का क्या रुख होगा? अचल मल्होत्रा साहब, क्या लगता है आपको? क्योंकि एस जयशंकर से जब ये सवाल हुआ था हमारे विदेश मंत्री से, तो उन्होंने कहा था कि किसी के आने या ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिप्रेजेंटेशन तो सारे मुल्कों का हो रहा है, लेकिन फिर भी चीन के मौजूदा रुख को देखते हुए हमारी तरफ से क्या मैसेज देने की कोशिश हो सकती है? देखिए, मुझे लगता है अगर चाइना नहीं आ रहा है तो इसमें नुकसान चाइना का है, भारत का कोई नुकसान नहीं है। बिल्कुल, डेफिनेटली उसकी इमेज एज ए स्पॉइलर बनती है। डेफिनेटली ये मैसेज भी जाता है कि चाइना भरपूर कोशिश कर रहा है कि इस जो G20 जिसका पूरा स्केल्ड अप लेवल जो पूरी दुनिया में देख रही है, ब्राज़ील के राष्ट्रपति कहते हैं कि अगले साल हमारे लिए चैलेंज होगा इस स्केल पे करने का, तो वो इसको थोड़ा डाउनग्रेड करना, इसको इंडिया को एम्बैरेस करना,
और मैसेजिंग करना अपनी तरफ से, वो पूरी कोशिश कर रहा है। लेकिन हकीकत ये है कि देखिए G20, आपके दर्शकों को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि G20 जियोपॉलिटिकल इश्यूज पे डिबेट करने के लिए नहीं है। इसका मेन मैंडेट है ग्लोबल फाइनेंशियल और इकोनॉमिक हेल्थ, यानी आपको एक ऐसा रोड मैप बनाना है कि आने वाले वक्त में पूरी दुनिया की जो इकोनॉमी है वो कैसी होगी, फाइनेंशियल सिस्टम क्या होगा, और उस कॉन्टेक्स्ट में हमारे जितने भी मुद्दे हैं उसमें से कुछ एक मुद्दे ऐसे भी हैं जो चाइना को हजम नहीं हो रहे हैं। अभी बात हो रही थी रोड एंड ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की, उसमें जो जो अपना जो कर्ज का जो बोझ है, जो स्ट्रेस है, डेथ स्ट्रेस, जिससे चाइना बहुत ही एलर्जिक है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। और हमें इससे बहुत सारी कंट्रीज से सपोर्ट मिली है, और हम ऐसे मैकेनिज्म भी अमेरिकन यूरोपियंस के साथ मिलकर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में उन्हें मदद मिले। रूस यूक्रेन युद्ध पर बड़ी खबर, और उस पर भी चर्चा संभव है, ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। देखिए, एक मंच पर अमेरिका, रूस, चीन, जंग रोकने के तरीके पर चर्चा संभव है। नंबर 1, विश्व गुरु के तौर पर भारत की छवि उभरेगी। G20 देशों में सिर्फ चीन ही रूस के साथ है। 10 देश और यूरोपीय संघ यूक्रेन के साथ है। भारत, इंडोनेशिया, अर्जेंटीना जो है वो न्यूट्रल हैं, तटस्थ हैं। इंडोनेशिया नोट करिए, जहां पर पहले था, और अब बात कर रहे हैं भारत की। लेकिन रशिया ऑन योर साइड, क्विक रिएक्शन जी। इसमें जो इंडोनेशिया या भारत या जितने भी सदस्य हैं, उनको अगर आप ध्यान से देखें तो एक चीज कॉमन पाएंगे कि ये ग्लोबल साउथ की तरफ बढ़ता जा रहा है। और जो थ्रस्ट था, और हमारी इकोनॉमी 80% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी, वर्ल्ड जीडीपी है, और उस तरह से भी अगर आप इसको एम्फेसाइज करें तो देखेंगे ये एक्सक्लूसिव क्लब G7 जैसा नहीं रहा। इसको हम एक्सपैंड कर रहे हैं, और एक्सपैंड ही नहीं कर रहे हैं, इसको एम्पावर कर रहे हैं नॉन ट्रेडिशनल सेक्टर्स की तरफ, जो अब तक अमिताभ सर, मैं अब सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा सर, लेट्स पेस इट अप अ लिटिल। सवाल खड़ा ये होता है कि क्या युद्ध के ऊपर कोई कंक्लूसिवली बात होगी सर, नहीं होगी? क्विक रिएक्शन सर। ऐसे तो इंडिया की तरफ से हम चाहते हैं कि कोई युद्ध ना हो, उसी डिस्कशन होगा क्या यूक्रेन वॉर के ऊपर? डिस्कशन होना तो चाहिए। होगा, आपको लगता है? होगा। अशोक सर, क्विकली एक रिएक्शन मुझे ये बताइए। लावरोव यहां पर है, शी जिनपिंग नहीं है यहां पर, पुतिन यहां पर नहीं है, युद्ध कितना डोमिनेट करेगा? देखिए, मेरे ख्याल से युद्ध इतना डोमिनेट नहीं करेगा। हम वो 2-3 पैराग्राफ जो हैं, जो इसको कैसे हम रिफ्लेक्ट करें डिक्लेरेशन में, उसके ऊपर बातचीत होगी। क्योंकि देखिए, युद्ध के बारे में जो कुछ कहना है सभी ने कह दिया है, सबकी पोजीशन। कुछ लाइनें आएंगी क्या यूक्रेन पर? हाँ, नहीं, बिल्कुल। देखिए, 2 पैराग्राफ थे, पैराग्राफ 3 एंड पैराग्राफ 4 बाली डिक्लेरेशन में। मुझे जो अभी मालूम है, पैराग्राफ 4 पर अभी भी सहमति हो गई है सबकी। पैराग्राफ 3 में थोड़ी सी कुछ है दिक्कतें, जो अभी यूरोपियन यूनियन का भी ये कहना आया है, जो भारत ने जो एक प्रपोजल दिया है, इट डजंट गो फार इनफ, तो उसके ऊपर बात होगी। बट युद्ध को कैसे रोका जाए वगैरह, युद्ध को कैसे रोका जाए, युद्ध को लेकर क्या बात हो सकती है, इस पर हम अपने मेहमानों से जरा बात कर लेते हैं, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। रूस और चीन एक प्लेटफॉर्म पर खड़े नजर आते हैं, तो चिंता भारत की भी बढ़ती है। मैं आपसे मैम जानना चाहूंगा, क्या लगता है आपको, रूस यूक्रेन युद्ध ये कितना बड़ा मुद्दा बनने वाला है? क्या इस पर कुछ बात होगी? क्या इस पर कुछ ठोस सामने आ सकता है? बात तो जरूर होगी, क्योंकि जो G7 का ग्रुप है, इस पे बहुत क्लियर है कि इसके ऊपर बिल्कुल उसको इंक्लूड करना चाहिए स्टेटमेंट में भी कुछ उसके बारे में, और ये वॉर एंड होनी चाहिए। बट इंडिया कोशिश करेगा कि उसका टोन डाउन, उसका कोई भी स्टेटमेंट आए, और उसके ऊपर जैसे हम हमेशा कह रहे हैं, बात होनी चाहिए टू रिजॉल्व इट, डिप्लोमेटिक उसको समाधान होना चाहिए, ना कि और ये वॉर को खत्म करना चाहिए। लेकिन भारत युद्ध का पक्षधर नहीं रहा है। रूस आज की डेट में यूक्रेन के साथ युद्ध में है। क्या ये भी एक वजह है कि थोड़ा असहज होते हुए भी नजर आ रहे हैं व्लादिमीर पुतिन, इसलिए वो पर्सनली नहीं है, ये माना जा सकता है क्या? नहीं, देखिए, वो अगर डोमेस्टिक लेवल पे देखा जाए, वार में इन्वॉल्व है, तो वो पीछे भी आसियान में भी, आसियान कह रहा हूँ, ब्रिक्स मीटिंग में भी नहीं गए थे, तो
ठीक है, वो फॉरेन मिनिस्टर वहाँ से आ रहे हैं और है ना अवॉइड तो किया जाएगा। ये जहाँ तक मेरी समझ है कि वार बहुत ज़्यादा वार का इशू डोमिनेट नहीं करेगा इसमें। जियो इकोनॉमिक कंसर्न्स जो है वो ज़्यादा डोमिनेट करेगा। क्लाइमेट चेंज हो गया, एनर्जी नीड्स हो गया, हेल्थ इश्यूज हो गया, ये सब, क्योंकि छोटी छोटी कंट्री को भी ध्यान में रखिए कि छोटी छोटी कंट्रीज को क्या फ़ायदा होने जा रहा है भारत की अध्यक्षता से, G20 की अध्यक्षता से, ये ज़्यादा डोमिनेट करेगा, मेरा मानना है। मेरा सवाल आपसे ये है, डिवाइडेड G20 क्या भारत में कोई कंसेंसस ला पाएगा? मेरे ख्याल से मुश्किल ही है, क्योंकि हर एक आप देखिए G20 बना था क्योंकि जब G7 फेल हो गया था 2008 में, इकोनॉमिक क्राइसिस में, जब 2-2 साल पुराने बैंक $1-1 के बिके थे। तो इन लोगों ने G7 ने हमको बुलाया, जो नए उभरती जो शक्तियाँ हैं जिनमें भारत, इंडोनेशिया और आसियान के देश हैं। अब ये हो रहा है कि अपना जो इनका G7 का जो एजेंडा है वो उसको हम पर थोपने की कोशिश की जा रही है। तो मेरे ख्याल से इसमें हम कैसे कंसेंसस बना सकते हैं? होगा कि गिव एंड टेक तो होता ही है, और जैसे अब G7 की का जो लिटमस टेस्ट है वो इसके G20 का, कि वो यूक्रेन को सपोर्ट किया जाए और रूस की वो की जाए, बुराई की जाए। पर इस मामले में मैं कहूँगा कि भारत के प्रधानमंत्री का बहुत नेतृत्व में बड़ी। सर, आप जो बता रहे हैं, मेरे पास इसमें एक सवाल है। आप इस G20 ने क्या क्या देखा? एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, ईरान के न्यूक्लियर टेस्ट को लेकर हलचल, और अब यूक्रेन। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, इस G20 को क्या ये यूक्रेन डोमिनेट करेगा, या जो थीम भारत लेकर आया है वो डोमिनेट करेगा, या फिर समथिंग व्हिच इज गोइंग टू पैराड्रॉप? निशांत जी, ये जो G20 भारत में होने वाला है, मुझे लगता है कि जो हील, हार्मोनी और होप, ये जो 3 शब्द प्रधानमंत्री जी दिए हैं, तो पूरी दुनिया को इस समय हील की जरूरत है। वो हील क्या है? आप जितने मुद्दे उठाए, सबसे बड़ा ग्लोबल सप्लाई चेन का बड़ा मुद्दा है। और आपने अपनी इनिशियल रिपोर्ट में बताया कि प्रधानमंत्री जी का ये बड़ा ये टारगेट होगा कि इस समिट में, इस महाकुंभ में हम ग्लोबल सप्लाई चेन की बात करें। इस महासमागम में हम जब बात करें तो हम क्लीन और अफोर्डेबल एनर्जी की बात करें, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या ग्लोबल साउथ की है वो एनर्जी ट्रांजिशन को लेकर के है, और उसके लिए हमें क्लाइमेट फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी। तो मुझे लगता है कि जब दुनिया की महाताकतें यहाँ पर आ रही हैं, तो भारतीय प्रधानमंत्री इस बात को रखेंगे कि हिंदुस्तान आवाज बन सकता है यदि हम सब एक मंच पर आए और जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स को हम असाइड करें, उसको बगल में रखें। क्या ये कर पाएंगे? सवाल ये खड़ा, मैं समीर के पास जाने वाला हूं, लेकिन उससे पहले सर क्विक रिएक्शन। क्या जो ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं हम उससे डिटर हो पाएंगे? क्या उससे हम परेशान हो पाएंगे, या फिर हम उसको अलग करके आगे बढ़ पाएंगे? इंडिया की पोजीशन आप कैसे देखते हैं? इंडिया की पोजीशन बड़ी इंटरेस्टिंग है। इस वक्त दुनिया जो है एक समुंदर, जो तूफानी समुंदर से एक नाव जा रही है, और इंडिया एक तरह का एंकर है, एक तरह का लंगर जिसे हिंदी में कहते हैं। और इस एंकर को की जो भूमिका प्रधानमंत्री ने बनाई है, उसमें एक चीज़ होती है क्रेडिबिलिटी। भारत की क्रेडिबिलिटी एज ए ऑनेस्ट ब्रोकर उभरी है, भारत की ब्रांड उभरी है। देखिए, ब्रांड भारत को जो प्रमोट किया है, जो दूसरी कंट्रीज ने जब G20 किया था नहीं किया है, जैसे यहाँ पे इतनी सारी जगहों पे 1 साल तक करने का, तो इसके जो फायदे होंगे वो ग्लोबल फायदे भी होंगे और भारत को भी होंगे। रही बात यूक्रेन वॉर की, मेरे को लगता है कि भारत का जो रवैया रहा है कि हम वॉर एक्सेप्टेबल नहीं है, पर हम इसको हाईजैक नहीं करने देंगे एजेंडा।